जैसे कोई पाव भाजी वाला है, उसके यहाँ घंटों खड़े रहना, हाफ प्लेट पाव भाजी 2 बार लेना, उसका तरीका देखना कैसे बनाता है वो। मुझे आर्टिस्ट बनना था, एक्टर बनना था। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, और यही चीज़ मुझे यहाँ तक ले आई। लास्ट ईयर मेरे मन में आया कि चलो फौजी जो है हमारे उनकी दिवाली मनाए, तो मैंने 6000 किलो चूड़ा बना दिया एक ही कढ़ाई में। तो 1-1 घंटा मैंने स्लॉट किया था, 1 घंटा तृतीयपंथी लोगों को दिया था। वो लोग आके उन्होंने एंजॉय किया। अंध विद्यालय वाले आए, उसके बाद में अनाथ आश्रम वाले आए, स्ट्रीट के बच्चे आए। ये हम जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस वजह से हमें पैसे मिलते हैं, उसी को इतना बुलंद बनाओ कि उसके कारण लोग हमें जाने। हेलो एवरीवन, मैं विभावरी आपका स्वागत कर रही हूँ स्पोबेक्स में। आज हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होते जा रहा है, और ठंड में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है हमको, तो वो है खाना। अलग अलग टाइप का खाना। यहाँ पे सब्जियां बहुत ताजी ताजी मिलती है और बहुत चीजें होती है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऐसे समय में, आज के जमाने में सबसे ज्यादा हम देखते हैं व्लॉग्स। भैया नया व्लॉग आया है, उसमें क्या नया रेस्टोरेंट बता रहे हैं और क्या नई डिश बता रहे हैं, या तो आपको घर में बनाने की कोई चीजें, ऐसा डिश कि घर में हम बना सकते हैं खाने के लिए, या फिर नया रेस्टोरेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुजिन्स होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं खाने की इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही हूँ। उसके पीछे एक खासा रीजन है, और वो है कि हमारे स्टूडियो में आज विश्व विख्यात बोल सकते हैं हम लोग, शेफ आए हुए हैं। जी हाँ, शेफ। और सिर्फ हम व्लॉग नहीं बनाने वाले, तो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, कंप्लीट एपिसोड विद विष्णु मनोहर। आइए स्वागत करते हैं विष्णु जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पोबेक्स। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, क्या बात है? कि आपने अपना इतना कीमती समय हमको आज दिया। आप यहाँ पे आए, आपका हर एक मिनट हम देख रहे हैं काफी सालों से। आपका जो भी समय है वो इतनी ज्यादा चीजों में आप व्यस्त रहते हैं, और इतना ज्यादा नाम है आपका, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और हम बहुत कुछ ऐसा खाने की बातें भी करने वाले हैं आज। आई एम क्वाइट फूडी सर। यस सर, रहना ही चाहिए जी। हाँ, ये तो आप जैसे फूडी लोग यदि नहीं है तो हमारा क्या काम फिर। नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर कि लाइफ में कुछ चीजें मजेदार बनाती है लाइफ को। तो उसमें से जैसे घूमना फिरना, ये सारी चीजें, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो करता है वो है फूड। बराबर। देखिए, कोई भी शादी, कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अच्छा कब कहा जाता कि भैया खाना कैसा था, बैंक्वेटिंग कैसा था। तो उसमें बोलते शादी बहुत बढ़िया, सेमिनार बहुत अच्छा हुआ, कितने पेपर्स हमने देखे पढ़े, वो कोई मायने नहीं रखता है ना। ये सब चीज है खाने में जी। कोई भी फंक्शन है, कुछ भी, उसका अंतस्थ हेतु होता भोजन, भले चाय कॉफी क्यों ना हो। सही बात है। और हर सिटी वालों को ऐसे लगता है कि हमारी सिटी में सबसे ज्यादा फूडी लोग हैं। मैं इतना घूमता हूँ तो हमेशा लगता है सभी लोग, आमच्या गावामध्ये जेवढे फूडी लोग आहे ना, तुम्हाला कुठे सापडणार। मैं भी बोलता हूँ हाँ बराबर है। तो उनको भी अच्छा लगता है। और फिर बाकी वहाँ की जो भी खासियत है वो चखना चाहिए। ये ठीक है, हमें पंजाबी खाना पसंद है, मराठी खाना पसंद है, बात अलग है। पर यदि हम उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा में क्या बनता है, अच्छा क्या है अलग से, वो देखना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि वही तो चीजें एक्सप्लोर जब करेंगे ना, तो जब हम अपने गांव वापस आएंगे तो अपना जो गांव का फूड है वो और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। 2 बातें उनके बारे में पता चले कि भैया क्या खाया आपने, पता चले क्या है वहाँ की खासियत। यस। तो ओवरऑल हम पूछना चाहेंगे सर कि आपका प्रोफेशन तो जो है वो उसके बारे में तो बात करेंगे, बट आप बेसिकली किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं सर आपके, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हमारी जॉइंट फैमिली है, और तीनों भाई हम बच्चों के साथ हमारे मम्मी पापा के पास ही रहते हैं अभी भी। और दूसरी बात, मेरा ग्रेजुएशन प्राइवेटली किया मैंने जी, ओपन यूनिवर्सिटी से, और होटल मैनेजमेंट कुछ किया नहीं,
10th में था जब मैंने पहले कैटरिंग का काम लिया, पहला 250 लोगों का एट द एज ऑफ 15। और वैसे कामकाज की शुरुआत तो बहुत पहले थी, 13-14 साल का था जब शुरू हो गई। बाप रे सर, उस समय तो सबको लगता है कि हम थोड़ा मस्ती कर ले, खेल ले, मतलब क्यों ऐसा लगा कि फैमिली जो सिचुएशन उसके कारण कुछ था? सिचुएशन भी थी, माने पापा आर्टिस्ट थे हमारे, बहुत अच्छा ये नहीं था फाइनेंशियल ये, बट उन्होंने नाम बहुत अच्छा किया पापा ने। हाँ, पैसे नहीं इकट्ठा किए, लोग बहुत अच्छे इकट्ठा किए। और वो आर्टिस्ट थे, हमें थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, और वो कटे हुए लेटर्स हम अलग अलग फंक्शंस में, शादी ब्याह में ले जाते वहाँ लगाते थे। और वो लगाते लगाते कैटरिंग फील्ड से, कैटरिंग फील्ड करीब से देखने में आया कि वो खाना सजाना, मेज पर लगाना, कलाकारी करना, चदरे पेंटिंग करना, ये जो भी है, तो उससे रिलेटेड सारा ये अट्रैक्ट करने लगा। और एक दिन जब 10th में था मैं, तो एक कैटरर से ऐसी डेकोरेशन करता था, उसने कुछ भला बुरा कह दिया मेरे को, और बोले निकल जाओ बोले यहाँ से, अभी आपका काम नहीं है यहाँ पर, आपको काम करने है तो प्लेट पोंछने का काम करो बोले मेरे पास। तो फिर मैंने बोला कि फिर आपकी क्यों पोंछूं मैं प्लेट, मैं खुद की पोंछूंगा प्लेट। और उस समय क्या बात, ठान लिया। उसके पहले मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं कैटरिंग का काम करूँगा, मुझे आर्टिस्ट बनना था, एक्टर बनना था। तो उस हिसाब से तैयारी कर रहा था मैं, पर लाइन इसमें आ गई जो जहाँ पैसे दिखने लगे, तो फिर वो तो ऑब्वियसली पीछे होता है। पर ये कीड़ा हमेशा दिमाग में रहा कि नहीं यार, अपने को नेम फेम चाहिए था, स्टारडम चाहिए था, वो कहाँ गया। पर जो देखो, मन में हम कुछ भी लाए ना तो कुछ भी हो सकता है, नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। और यही चीज़ मुझे यहाँ तक ले आई कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस फील्ड से हमें पैसे मिलते हैं, उसी को इतना बुलंद बनाओ कि उसके कारण लोग हमें जाने। क्या बात है। क्योंकि सर आप जैसे बोल रहे हैं कि आर्टिस्ट बनने के बाद या फिर एक्टिंग करने के बाद मेरे को नेम फेम मिले, तो नेम फेम तो ऐसे, हाँ, ये बाद में ध्यान में आया, उस समय नहीं था। हाँ, असं म्हणतात ना, गरज ही शोधाची जननी असते। हाँ, तो गरज क्या थी? पैसा था, और ये भी गरज थी कि मुझे लोगों ने पहचानना चाहिए। और वो तो इतना पहले से लगता था, मैं 5वीं-6वीं में था जब याराना नाम की फिल्म आई थी, तो अमिताभ बच्चन था उसमें, तो अमिताभ ही जीरो से हीरो बनता है उसमें। तो बोला यार लाइफ में ऐसा कुछ करो कि आदमी को 10 लोग जाने पहचाने। और फिर उस हिसाब से हमने तैयारी शुरू की। बोला चला, एक्टिंग सबसे अच्छी चीज़ है कि जिसके कारण लोग पहचाने। और मैं क्या करता था उस समय कि वो जुनून इतना पागलपन था कि शादी ब्याह में जब जाता था, घर के कोई फंक्शंस होते थे, इक्लेयर नाम की एक चॉकलेट थी, 35 पैसे मिलती थी, तो वो जेब में लेके जाता था और अगल बगल वालों को बोलता था चॉकलेट चाहिए। हाँ, तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे डायरी लेके आओ, मेरी साइन लो। फिर डायरी भी खुद प्रोवाइड करता था मैं उनको, ये डायरी लो और मेरी साइन लो, और ऐसे फोटो निकाल के रखे। तो इतना वो दिमाग में था। तो जितना आप उसके बारे में सोचोगे तो वो चीज़ आपको मिलती है। तो फिर वही कहा कि जैसे कैटरिंग का काम हुआ, तो फिर मैंने अलग अलग रेसिपीज़ बनाना शुरू किया, डिज़ाइनर रेसिपीज़ कि लोगों को पसंद आए। फिर लोग ऑब्वियसली पूछते थे किसने बनाया, तो मैंने बनाया, तो फिर हमको सिखाओ। तो इसके कारण शोज़ की शुरुआत हुई। अब शोज़ जब चालू हुए, और कुकरी शोज़ जब मैं करता था, तो उस समय पता चला कि अपनी बातें लोगों को अच्छी लगती है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, और ये भी तरीका अच्छा है कि इसके कारण मैं इंडस्ट्री में पहुंचूंगा। क्या बात, तब आपको समझ में आया? तब आपको, और बोला इसके कारण भी लोग अपने को जानेंगे, और फिर शुरू हो गया सिलसिला। सर जैसे आपने बोला कि मैंने इसमें कुछ स्टडी नहीं की, तो नए नए रेसिपीज बनाना सीखना ये कहाँ से सीखे सर आप? कुछ नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ, आप बातों बातों में अपने सासू माँ की कोई एक रेसिपी बता देते हो। उसके बाद में सीखना बोले तो जैसे कोई पाव भाजी वाला है, उसके यहाँ घंटों खड़े रहना, हाफ प्लेट पाव भाजी 2 बार लेना, उसका तरीका देखना कैसे बनाता है वो। उसके बाद में हमारे यहाँ महाराज लोग काम करने आते थे, उनके हाथ के तल्ले काम करना, वो तरीका सीख जाना, ऐसे कुछ होता। मतलब कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज सर, कंप्लीट प्रैक्टिकल। अभी भी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक तो आप एग्जाम्पल है कि आप टेक्निकली, मतलब किताबों से वो ना सीखते हुए पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आप एक बने हैं, और इतना बड़ा आपका उसमें नाम हुआ है सर। तो सर आपकी ये जो लगन है
तो ये कंटिन्यू अभी तक है, मतलब आपको अभी भी ऐसा लगता है कि? बिल्कुल, अभी भी लगता है। और अभी परसों में हमारे राजा साहब भोसले जी हैं, उनके यहाँ खाना खाने गया था, तो बहुत सारे आइटम थे। तो उनके यहाँ टिपिकल अभी भी कुछ खाने बनते हैं, और वो टिपिकल उनका पारंपरिक। तो उन्होंने बुलाया था, तो उसमें ना 2-3 आइटम ऐसे थे कि मेरे नए सारे लिख के लिए अभी घर जाके उसको बनाऊंगा। क्या बात। तो आप इंट्रोड्यूस करने के पहले घर पे आप ट्राई करते, बनाते? हमारे मित्र हैं जी, शैलेंद्र जी, उनको भी खिलाता हूँ कभी कभी। सर आपको क्या लगता है, शैलेंद्र जी का रिव्यू सही रहता है? हाँ बिल्कुल, हाँ अभी तक तो है। अभी तक तो है। सही है, सही है। सर आप फिर वो खुद भी चखते हैं या फिर उसके अलावा भी कुछ, जैसे परिवार के लोग हैं? नहीं, परिवार के तो है। परिवार से ज्यादा मैं बाहर वालों को ज्यादा ये करता हूँ। परिवार वाले क्या, एक तो सब अपने अपने काम में व्यस्त है जी, और बीवी को जरूर देता हूँ, क्योंकि बीवी बिल्कुल सटीक उत्तर देती है। ऐसे नहीं कि मेरी चढ़ खराब है तो खराब बोलती है, तो उसको चखाता हूँ। वैसे बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, पर नॉनवेज भी बनाता हूँ। तो फिर ऐसे में टेस्टिंग के लिए तो काफ़ी सारे लोग होते हैं। वंडरफुल सर, मतलब ये एक नई चीज हमें भी, हमारे पॉडकास्ट इतने हुए हैं, सबने अपने टेक्निकली बुक से कुछ ना कुछ चीजें सीखी है, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जो इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे सामने, बहुत ही अच्छा उदाहरण है आजकल के यंगस्टर्स के लिए भी। और इतने कम एज में, 10वीं में, जब बच्चे मस्ती करने का, धूम करने का सोचते रहते उस समय में, ठीक है सर, परिस्थिति, हम ऐसे भी कुछ लोग देखते हैं जिनको परिस्थिति होती है, बट इतना सीरियस रहना टुवर्ड्स आवर एम, टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन, तो ये बहुत ही सीखने लायक और बहुत ही अच्छी चीज है सर, जो हमें इम्प्रेस करती है आपको सुन के। बचपन में ये सब आया मन में कि नहीं, मेरे परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है। क्या बात है, अच्छा नाम अपना होना चाहिए। अभी भी जॉइंट फैमिली है सर आपकी? तो सभी आर्टिस्ट है कोई ना कोई इसमें, या कुछ प्रोफेशन है? अभी तो यही प्रोफेशन में सब आ गए, क्योंकि काम इतना बड़ा हो गया। ओवरसीज में भी हमारे रेस्टोरेंट्स है, आउट ऑफ नागपुर में, तो इतना बड़ा काम है, तो कहीं ना कहीं लगता है। फिर भी हमारी एक भाभी इंटीरियर का काम करती है, दूसरी जो बड़ी भाभी शी इज़ अ डॉक्टर, और मेरी बीवी हमारा पूरा घर का कारोबार संभालती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जॉइंट फैमिली सर, हमारी भी जॉइंट फैमिली, और हमें ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में सर एक खासा सपोर्ट रहता है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, माने वो होती नहीं जॉइंट फैमिली तो मैं इतना आगे जा ही नहीं सकता था। क्या बात है, हाँ, हो ही नहीं सकता। क्या बात है। जॉइंट फैमिली और दोस्त, जान देने वाले दोस्त जी। मेरे दिमाग में कुछ भी आता तो मैं सबसे पहले उनको बता देता हूँ, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा मेरे मन में आया कि मेरे को 24 घंटे डोसे बनाना है। सब अपने अपने लाइन से लग जाए, कोई स्पॉन्सर लगाता है, कोई वेन्यू देखता है, कोई इसके अरेंजमेंट्स कैसे लगी हुई, कोई प्रेस वालों को, सब बहुत काम रहते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ठीक है आप ये सब चीजें करते हैं, बट कुकरी शो शुरू करना, मतलब आपका तो ये पैसे अर्न करने के लिए आपने ये सारी चीजें शुरू की, बट कुकरी शो शुरू करना मतलब कैसे आपको सूझा? क्योंकि नागपुर में आपने पहली बार ही ये चीजें लॉन्च की हुई है, तो कैसे सूझा आपको और क्या लगा आपको ये शो क्यों शुरू करना चाहिए भाई? मैंने बताया ना आपको कि ये रेसिपी जैसे मैं डिजाइन करने लगा, तो रोटरी लॉयंस इसकी सारी लेडीज कभी कभी आती थी, और एक बार रोटरी क्लब से कुछ लेडीज आई, लेडी विंग उनकी, तो उन्होंने कहा कि इनर व्हील, तो बोले उनकी रेसिपीज तो बहुत अच्छी है, तो किसने बनाई? तो मैंने कहा मैंने। तो बोले हमारे लेडीज़ को क्यों नहीं सिखाते? तो बोला ठीक है सिखा देंगे। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि भैया मेरे को ये चीज़ मुझे बनानी तो आती है पर सिखाना कैसे, पर हिम्मत करके एक बार शुरू किया, और फिर एक शो होने के बाद ये भी पता चला कि नहीं मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता गया। ये कौन से समय शुरू किया सर आपने? 93-94 में शुरू किया, और फिर उस समय पैसे नहीं मिलते थे फिर भी मैं शो करता था, क्योंकि मैंने कहा कि आगे जब मेरे को शो अच्छे मिलेंगे तो उस समय मैं बिगिनर नहीं लगना चाहिए मैंने,
हाँ, तो इसलिए फ्री में है, पर एडवर्टाइज हो रही है ना मेरी, एडवर्टाइज हो रही और मुझे प्रैक्टिस मिल रही है। हाँ, तो ये करते करते फिर बाद में पता चला कि भैया इसमें पैसे लगते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी थी कि पैसे भी नहीं देती थी, सामान भी अपन नहीं ले जाओ। हाँ, सामान भी ले जाओ, पुंगी पिटारा सारा सिगड़ी चूल्हा ले जाओ, करो। तो फिर मैंने क्या किया कि लेडीज़ का एक स्वभाव है कि रेसिपी शो देखते समय देखने में तो था ही उनको इंटरेस्ट, पर बाद में जो जेरोक्स मिलती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। हाँ, वो मिली नहीं तो ऐसे मरमरा के वो पाती थी कि कहाँ से मिलेगा। तो मैंने ये चीज़ देख ली और बाद में मैंने क्या किया कि जैसे 5 रेसिपी सिखाए जी, तो 5 रेसिपी का तो एक बंच है, उसके साथ साथ 20-25 रेसिपी का दूसरा बंच, ये आपको मोल लेना पड़ेगा। क्या बात है। हाँ, तो वो भी जाने लगा। मैं बोला यार ये तो अच्छा तरीका है कि ठीक है, यहाँ से नहीं तो वहाँ से पैसे मिले। जैसे क्या कुछ बात लोग नहीं, है। हमारे सिंधी भाई एक है कि भैया 2 रुपए की चीज़ आती है, वो 2 में ही बेचता है, बाकी जगह 2.5 में बेचते हैं, पर वो बोलते हैं मैं 2.5 में नहीं 2 में ही बेचूंगा, लोग मेरे तरफ से लेंगे, क्योंकि उसके खड्डे जो आते हैं, खड्डे बेच के मेरे को पैसे मिलते जाते। क्या बात है। तो वही चीज़ मैंने देखा कि भैया ये किताबें बेच के मुझे पैसे मिलेंगे, जेरोक्स बेच के। फिर जेरोक्स बेचने वाला, जेरोक्स में तो पैसे कम मिलते हैं क्योंकि जेरोक्स निकालने का पैसा ज़्यादा लगता है। किताब यदि मैंने बनाई तो पैसे कम लगेंगे, तो फिर मैं छोटी सी किताब निकाला। अब किताब निकाला तो फिर किताब अपन किसी से छपवा लेते हैं, कोई मसाला कंपनी, तो वाघमारे मसाले उस समय अभी भी अच्छा नाम है उनका, मतलब स्पॉन्सरशिप भी मिल तो जाती मैंने है। कहा कि भैया आप मेरे को खाली किताबें छाप दो, मेरे को पैसे नहीं चाहिए न स्पॉन्सरशिप, ये किताबें छाप दो इतनी, आपका पीछे नाम बढ़िया डाल दो, क्या और बात। इतने इतने शोज होंगे, मैं फ्री में मैं बांटूंगा। और फिर 10 रुपए में किताब में देने लगा, तो वो पैसे आने लगे और उसके बदौलत शोज करने लगा। क्या बात है सर। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट है जिसमें स्किल्स आपकी है कि आप सीखते हैं बनाते हैं, बट साथ ही में सर ये जो आपने बताया ना बिजनेस की स्ट्रेटेजी, बराबर। ये एक एंटरप्रेन्योर मतलब सोच सकता है। हाँ। तो एक बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर भी हमारे साथ बैठे हैं, तो हमको काफी सारी टिप्स मिलने वाली है और आपको भी व्यूअर्स, तो देखते रहिएगा। हाँ, और इसके बारे में नितिन गडकरी जी ने बहुत एक वाक्य कहा। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बुक्स की शुरुआत की, तो बुक्स आपने कितनी लिखी होंगी? तो वो पहली शुरुआत थी, वो पहला बुक था मेरा। तो बुक अब तक तकरीबन 56, अब तक 56 बाप रे। 55 किताबें हो गई। हाँ, ओके। हाँ। तो उतने एडिशंस हुए हैं और एक बुक का कितना तो भी प्रिंट्स। हाँ, मैंने फिर कई किताबें 8-8 बार छपी है। हाँ, कई किताबें 3 बार छपी है, ऐसे कई अलग अलग। बहुत बढ़िया। हाँ, और अभी और क्या 4 बात किताबें है। लाइन में है। जी 60 किताबें बन जाएंगी जब बंद कर दूंगा सब। अच्छा, आपने टारगेट रखा है। हाँ, और सर कुछ रेसिपीज ऐसी रही जो किताबों में नहीं, तो आपको छापना ही पड़ेगा सर। हाँ, वो तो है, माने जो है मन में वो सब छापता हूँ मैं। जी हाँ, और अब तक गौरवान्वित करने की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मैंने खाद्य कोश लिखा है, महाराष्ट्र की खाद्य संस्कृति। तो केवल मराठी रेसिपीज है, 6000 मराठी रेसिपीज है। क्या बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए लिखा। अभी मैं हिंदुस्तान का खाद्य कोश लिख रहा हूँ जिसमें तकरीबन 22,000 रेसिपीज है। तो सर बाप रे, 1 मिनट, 22,000। उसको वॉल्यूम्स देख लेंगे, वॉल्यूम सर? 1, 2, 3, 4। एक्चुअली हमको क्वेश्चन हो जाता है शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, और हफ्ते भर में सब्जियां रिपीट हो जाती है, और आप रेसिपीज इतनी सारी बता रहे हैं, हम तो बिल्कुल इंटरेस्ट से वो चीज लेने वाले हैं। सर ये कहाँ से मिलेगी बुक्स आपकी? ये देखो, ये bookganga.com या अमेजोन पे अवेलेबल है सारी है किताबें। available। हाँ, और नई किताबें जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की किताब वहीं से मिलती है, जी। और दूसरी जो है वो तो ओपन मार्केट में रहेगी। महाराष्ट्राचा खाद्य कोश ऐसे डालने पे आ जाएगी, जाएगी। या फिर विष्णु जी की नहीं, रेसिपी बुक महाराष्ट्र का ऐसा खाद्य कुछ? कोश ये जो है ना, ये आपको गवर्नमेंट प्रेस में मिलेगी। ओके बाकी सारी किताबें तो आपको bookganga.com जी। या अमेजोन पे आप। हाँ, तो आपके नाम से भी डालने से आ जाएगा हाँ, ना? विष्णुमुरा बुक्स। क्योंकि आपने खुद ने लिखा हुआ है। वाह, मतलब इतनी चीजें हम बना सकेंगे। जी, एटलीस्ट पढ़ो तो, करेक्ट करेक्ट, पढ़ो तो जानो। सही बात है। बाप रे सर, तो फिर तो आपकी सब्जियां तरकारी ये तो सब रिपीट होती होगी ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हाँ, रिपीट तो
होती होगी, बट उसको बनाने के अलग अलग अपने तरीके रहते हैं। एक ही आलू हम कितने टाइप से बना सकते हैं। तो ऐसी डिशेस बनती जाती है। 22,000 सोच के ही मैं चकरा गई हूँ थोड़ा। सारा इंडिया है ना उसमें, सारे हिंदुस्तानी चटनियां हैं, सूखी चटनियां हैं, गीली चटनियां हैं, सब्जियां है, स्टार्टर्स है, साइड डिशेस है, चावल है, रोटियां है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। स्काई इज द लिमिट। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये कि कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मैं मास्टर शेफ हूँ। इसलिए मैं हमेशा शेफ हूँ भाई, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सर, ये आपने जो शुरुआत किया है वो तो ठीक है, हम जानते हैं कि आज आप रेसिपी बना रहे हैं, फिर आपने बुक लिखना शुरू कर दिए, वो सब रिलेटेड है। पर सर, एक बात मुझे बार बार सताई जा रही है, वो पूछने के लिए माफी चाहती हूँ। विश्व रिकॉर्ड का कैसे आपने सोचा? सर, कितने विश्व रिकॉर्ड किए? आज तक मैंने ऐसा शेफ नहीं देखा अपने लाइफ में कि उन्होंने अलग अलग चीजें बनाने के लिए विश्व रिकॉर्ड किए। 2000 किलो का चूड़ा, 7000 किलो की खिचड़ी, बाप रे बाप रे। सर, ऐसा कैसे आपको सूझा? सबसे बड़ी बात तो वो बताइए। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने किया पराठे का, 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा 2000 साल में किया था। बड़ा तवा लगा होगा सर। तवा 6 फीट बाय 6 फीट। ये कहाँ से लाए सर आप? ये बनवाए सब, मिलता नहीं बराबर है। तो चूल चाहिए हमारे, कहते हैं चूल असली पहले डोक्यामध्ये, वो काम करने की चूल थी मेरे। हिंदी व्यूअर्स को समझ गया। आग चाहिए, आग। हाँ, आग चाहिए। तो वो थी जब मैंने फेस्टिवल किया, तो फेस्टिवल की तैयारी करते करते डेकोरेशन में पैसे खत्म हो गए, और उम्र क्या थी, 26-27 साल का था उस समय। क्या बात कर रहे सर? तो वो करते करते बाद में फिर बोला इसका एडवर्टाइज करना है, कैसे करें? तो मेरा एक दोस्त था मनीष अवस्थी, वो ब्यूरो चीफ थे आज तक के। यार मनीष, इसको चमका न्यूज़ में, अबे ऐसे नहीं चमकती, बोले उसको कुछ करना पड़ेगा, फेस्टिवल में तू कुछ बड़ा बना, पराठा वगैरह कुछ ऐसा बड़ा बना तो मैं उसकी न्यूज़ बनाऊंगा। और फिर वो पहला पराठा बनाया कि उसकी न्यूज़ बने। तो आपको ऐसा लगता है कि मनीष जी ने आइडिया दिया आपको? हाँ, आई एम सो सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरी मजबूरी उसको बताया मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं है जी, मेरे को फेस्टिवल तो कर रही रहा हूँ, पर एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ तो ऐसा कर दे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनीष उसके लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद वो पराठा बनाए, पराठा काफ़ी हाईलाइट हुआ। पराठा देखने के लिए लोग आते थे और पराठा फेस्टिवल में खाना खाते थे। क्या बात तो ये सब चलने लगा। फिर एक राइस फेस्टिवल लिया, उसमें बड़ा सा चावल बनाया, उसके बाद में मैंने बड़ा कबाब बनाया। फिर 54 आवर्स नॉन स्टॉप कुकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। फिर बैगन का भरता 54 आवर्स जी, खड़े रह के। फिर बैगन का भरता वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, इसलिए जलगांव जाके बैगन का भरता बनाया फॉर 4500 किलो। सर, क्यों जलगांव जाके? जलगांव के बैगन बहुत फेमस है। ओह, जलगांव के बैगन बहुत फेमस है वहाँ पे। वो हरे वाले या वो ग्रीन वाले ना? और फिर वो इतना अलग एक्सपीरियंस था कि क्या बताएं। भूंज के पूरा टोटल, माने 100 फीट की 4 लाइनें थी बैगन की भरी हुई, और फिर उसको अंगार से जला दिए। बाप रे। ये था बैगन का भरता। उसके बाद में मिसल बनाया पूना जाके, फिर अयोध्या में जाके हलवा बनाया जी। सबसे बड़ी क्या कह सकते उपलब्धि है लाइफ की कि प्रभु रामचंद्र के लिए हमने हलवा बनाया। क्या बात है। बाद में अभी लास्ट वीक मैंने 24 घंटे नॉन स्टॉप डोसे बनवाए, 14,000 डोसे। बाप रे। हाँ सर, अपने हाथों से? मतलब सब आप ही ने अकेले ने किया? यह 45 बार घुमा है डोसे के ऊपर से 24 घंटे में, क्योंकि एक डोसा बनाने के लिए 1 2 3 4 बार तो घुमाना पड़ता है। हाँ, तो इंटू कर दिए 14 × 4, 14 चौक 56, अब तक 56, 56 कुछ तो भी है मेरे लाइफ में। जी सर। 56 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 56 किताबें, 56 बार हाथ घुमा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। सर, मेरे ख्याल से ये डोसा वाला रिसेंट ही एक्टिविटी हुआ है। बाप रे। और ठीक है, मनीष जी ने पराठे के से शुरुआत की, बट आपने जो अलग अलग तरीके से, मतलब बैगन का भरता बनाना है तो जलगांव के ही बैगन चाहिए और ये सारी चीजें। सर,
मतलब ऐसा कॉमन इंसान को नहीं सूझती है सारी चीजें, तो उसके लिए आपके जैसा ही एक ब्रेन, मेरे जैसा नहीं, और मेरे हिम्मत सबसे बड़ी बात है। हाँ, मन में तो सबके आता है, और हिम्मत। अभी देखो नया, मैं आपको आपके जरिए पहली बार लोगों को पता चलेगा कि अभी कुंभ का मेला है जी। तो मेरे पास कढ़ाइयाँ है, 15,000 किलो की कढ़ाई है, 10,000 किलो की एक कढ़ाई है, और 5,000 किलो की तीसरी कढ़ाई है, सबसे छोटी जी। तो मेरे मन में हमेशा था कि यार ये तीनों कढ़ाई एक साथ यूज करूँ मैं। हमारे 4-4 बर्नर के गैस सिगड़ी होती, बराबर, चारों बर्नर्स पे हम खाना बनाते हैं। तो मैं छोटा बोला छोटा हाँ छोटा ऐसा छोटा, रख के, हाँ। तो बोला छोटा जब मैं बड़ा क्यों नहीं। मेरे मन में बात आई, मैंने किसी के कान पे डाली। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मेरे को न्योता आया कि वहाँ कुंभ के मेले में वो तीनों कढ़ाई लगाना है साथ में। एक में बनेगा 15 किलो, पहले बार 15,000 किलो हलवा, दूसरी कढ़ाई में 10,000 किलो नहीं 15,000 किलो खिचड़ी, 10,000 किलो हलवा और 5,000 किलो कढ़ी। ऐसे तीनों गंजी एक साथ रहेगी, बनेगा खाना। क्या बात है। आपने जो ये विश्व रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला शुरू किया है सर, आपकी क्या उम्र रही होगी तब? 25-26 साल। 25-26 साल, बाप रे। और सर ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। रिसेंट कुछ ना कुछ हमको मतलब चीजें पता चलती है न्यूज से, तो अभी भी आप इसको शुरू, मतलब कुछ ना कुछ अभी आपके दिमाग में है कि हमने ये करना है, वो करना है। अब बता सकेंगे आपका अगला क्या टारगेट? नहीं होता ऐसे कि मैंने बहुत ही ऐसा टारगेटेड नहीं होता मैं कि हाँ करना ही है मेरे को, कुछ भी करो, ऐसे नहीं। जो मन में आता है मैं कर देता हूँ। हाँ, लास्ट ईयर मेरे मन में आया कि चलो फौजी जो है हमारे, उनकी दिवाली मनाया, तो मैंने 6,000 किलो चूड़ा बना दिया एक ही कढ़ाई में। क्या बात। तो सारा बॉर्डर तक गया। इस साल बोला कि ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उसके बाद में कई लोग अनाथ आश्रम वाले हैं, अंध विद्यालय, तो उनको डोसे का मजा दे दे। और हर ऐसी रेसिपी चाहिए कि हर रेसिपी मेरे हाथ से निकल जाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ है डोसा। डोसा सबको अच्छा लगता, डोसा चटनी। बिल्कुल। 1 घंटा मैंने स्लॉट किया था, 1 घंटा तृतीयपंथी लोगों को दिया था। वो लोग आके उन्होंने एंजॉय किया। अंध विद्यालय वाले आए, उसके बाद में अनाथ आश्रम वाले आए, स्ट्रीट के बच्चे आए, ये सब अलग अलग आते और मज़े किए उन्होंने। तो ऐसे आता है दिमाग में, ऐसे कुछ तो करे। तो अभी ऐसे ही कुंभ के मेले में जी जितनी कढ़ाइयाँ है तीनों एक साथ लगेगी तो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। बहुत बढ़िया। तो सर हम ये कढ़ाइयाँ और ये जो तवा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे ये तो मिलता तो है नहीं, आपको बनवाना पड़ता है, तो क्या खासा आप कुछ ध्यान में रखते हैं कि कढ़ाई इस मटेरियल की होनी चाहिए, क्या मतलब क्या रहता? नहीं, क्या है कि देखिए खाना जब बनता है ना तो पूरा स्टील में बनाओ तो नीचे लगता है, तो इसलिए फिर मैंने जो कढ़ाई बनाई तो लोहे का बेस है कि जिसमें खाने में एक अलग स्वाद आता है लोहे के साथ, और खाना अच्छा रहना चाहिए, इसलिए स्टील का मेरे को कंपाउंड चाहिए था। अच्छा। हाँ, तो लोहा, उसकी पूरी बॉडी हाँ स्टील की और उसका बेस लोहे का। ऐसे में वो कढ़ाई बनाई। हमारे मित्र हैं नीलेश पई जो कोल्हापुर से जी, उन्हीं इंजीनियर है बेसिकली, तो उन्होंने वो वहां से बनवाई, हमको भेजी। ओके, मतलब कितना स्टील लगना चाहिए, उसका गोलाकार कितना होगा, आप एक अंदाजा दे देते कि इतने किलो का मुझे चाहिए। हाँ, बट उसमें देखिए पतला भी होना जरूरी नहीं है स्टील का जी, और बहुत ज़्यादा मोटा वो लिमिटेशन से उठाने में जी। तो ऐसे उसकी मोटाई चाहिए कि मेरा उतना 10,000 किलो माल जो है वो सस्टेन कर सके। राइट। बहुत ही बढ़िया। और सर उसके तो जो चराटा और काफ़ी सारे जो लगते हैं वो भी आप बनवाए होंगे? वो तो बनाना ही पड़ा कि हर खाने का ऐसा है कि हर स्टेज में उसका वजन बढ़ता है, कम ज़्यादा होता है जी। अब जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं हाँ। तो पहला उसका वजन हल्का होता है क्योंकि दाल चावल पकती नहीं, पतली होती, तो उसमें भारी सराटे लगते हैं जी। जैसे जैसे गाढ़ा होने लगता है तो फिर उस हिसाब से सराटों की लेंथ, ब्रेड्थ, वेट सब कुछ बदलता रहता है। बाप रे, मतलब ये भी एक टेक्निकलिटी की बात हो गई है इन सब चीजों को लेकर। बर्तन कैसे होने चाहिए, विश्व रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सर काफी सारे नियम भी रहते हैं उनके ना, क्योंकि जितना आपने बनाया उतना कंज्यूम होना चाहिए, यदि होता नहीं तो आपका विश्व रिकॉर्ड होता नहीं। अच्छा, मतलब वो कंज्यूम होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू डोंट वेस्ट द फूड। ओह वाओ। और सर कंटिन्यू उसका कुछ रिकॉर्डिंग भी चलते रहा, फुल टाइम रिकॉर्डिंग होते रहता,
और वो रिकॉर्डिंग फिर हम बेचते हैं। तो ओवरऑल कितने रिकॉर्ड्स हुए हैं सर अभी तक? अभी 25 हुए। अरे 26 बाप रे। अरे 26वां हुआ अभी डोसे का, पर डोसे के मेरे को 3 अवार्ड्स मिले। अच्छा। हाँ, क्या है, गणिती लोग कुछ कुछ निकालते रहते हैं हाँ हाँ कि बोले आपका एक नहीं 3, अपने सीपी है सिंगल साहब, जी। उन्होंने ही बोला कि भैया विष्णु ये 1 अवार्ड नहीं हुआ, बोले ये 3 हुए। बोले कैसे? एक ही चीज से 3 रिकॉर्ड बन गए जी। ऐसे होता है ना, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता है, हाँ 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 पर सबसे कम समय वाली सेंचुरी, जी जी, सबसे कम उम्र वाली सेंचुरी, ऐसे 2-3 उसको मिल जाते में। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे इसको भी मिला कि एक तो 24 घंटे नॉन स्टॉप डोसे बनाए, ये एक रिकॉर्ड। ठीक है, 24 घंटे में डोसे बनाए 14,000, ये दूसरा रिकॉर्ड जी। और 1,000 किलो चटनी बनी, तो एक उसका भी रिकॉर्ड बना। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अब तक चटनी बनी नहीं होगी। क्या बात है। आलू की चटनी दी है आपने या ऐसा? कोकोनट की चटनी उसके साथ दी है। क्या बात है। और वो पूरी फिनिश हुआ, सब चीजें ऐसी फिनिश हुई। उसका भी कैलकुलेशन रहता होगा ना, कितने लोग वो खाएंगे, कितने लोग कंज्यूम करेंगे, उतने लोग आप इनवाइट करते होंगे। सर आप ऐसे जगह कैसे ढूंढते हैं, मतलब उस सब चीजों के लिए ऐसा स्पेशल कोई जगह है? नहीं, स्पेशल है। अब हमारा जो विष्णु जी की रसोई है उसके सामने छोटा सा लॉन है जी, उसको 2 दरवाजे हैं, तो प्रॉपर जगह थी और सेंट्रली लोकेटेड है रसोई। तो लोग आते हैं वहाँ पर, 10,000 लोग आए थे। बाप रे। माने रात को 2:30 बजे भी वहाँ पे 1 से 1,500 लोग थे वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। हम एक्चुअली वो कल्पना ही कर सकते हैं अभी तो, जब हम आएंगे। हमने वीडियोस में देखा है सर। हाँ। और जब हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि विष्णु जी खड़े हैं साक्षात, और वहां पे वो कढ़ाई है सामने और एक स्टेज पे खड़े आप, शायद ऐसा ऊंचाई लगती ना वो लेवल आने के लिए, और इतना बड़ा सराटा लेके, और सर ऐसे घुमा रहे हैं, सर वो तो बहुत हेवी भी रहती होगी सर, वो कैसे मैनेज होता है वो सारी चीजें? होता है, माने उस समय कुछ तो हो जाता है, अदरवाइज हाँ मेरा वेट 120 किलो वेट है जी। दोनों पैर का लिगामेंट डैमेज है, इसके बावजूद भी मैं करता हूँ, तो ये सब ऊपर वाले के लिए। और इसका ना माने हम जब काम करते हैं तो जैसे अभी शैलेंद्र जी ने दखल लिया कि भैया इनका पॉडकास्ट बनना चाहिए, वैसे ही डिस्कवरी चैनल ने भी इसका ये लिया। क्या बात। और 4 मिनट का मेरा एक उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया जो OMG पे आया है जी। OMG तो सबसे ज़्यादा फूड के ऊपर व्यूज़ मिलने वाला वो एक ही एपिसोड है। क्या बात। हाँ, तो आप देखना कभी। सर मैंने देखा। आप आने वाले मुझे पता था, तो मैंने OMG का वो जरूर देखा। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि इतने बड़े बड़े चैनल्स ने आपकी ये चीजों की दखल ली और वो चीजों को दिखाया और इंटरव्यू किया, तब भी आप इतने डाउन टू अर्थ है कि आपने हमारे छोटे से चैनल को एक स्पोबेक्स के लिए मुझे हमेशा शुक्रगुजार हूँ और मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए हालांकि सैन दोस्त है मेरा, पर उसने दोस्त के नाते नहीं, मेरा जो कुछ मैंने किया उसके नाते मुझे बुलाया, ये बड़ी बात है। और आपसे रूबरू हो रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब और भी क्या ही एग्जाम्पल दे कि इतना बड़ा व्यक्ति और इतना डाउन टू अर्थ कि हमें ही कंफर्टेबल करा रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। सो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो ये विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, अभी आपको कुछ फॉरेन का, मतलब बाहर मेरे रेस्टोरेंट्स है 4। हाँ, वो भी 5-6 साल से है। पहले 1 निकाला था, फिर 2 हो गए, 3, अभी 4। क्या बात है। हाँ, और मोस्टली इंडियंस ही आते हैं वहाँ पे, तो सब 80% इंडियन होते, 70-80% इंडियन होते, बाकी सारे कौन कौन से कंट्री में है सर? ये है एक ही US में है, सैन फ्रांसिस्को में, और टेक्सास में है 2। अभी अगले साल लंदन खोलेंगे। क्या बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यस, जरूरी है, उसके सिवा होता नहीं। आपकी हिम्मत इतनी बड़ी है कि वो हो जाता है, ऐसे हमें लगता है। और बिल्कुल हमारी सभी की शुभकामनाएं आपके साथ तो हमेशा ही रहेगी। और जो फॉरेन में बसे हुए हमारे भारतीय बंधु हैं, वो तो बहुत खुश होते होंगे, अरे विष्णु जी का। हाँ, हमारे बेसिक तो वेजिटेरियन और स्टेपल फूड होता मेरा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है वो नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी सब बात झूठी। हाँ, जो बेसिक है और जो जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। क्योंकि सर
हम कितना भी देश विदेश घूम के आए, जब हम घर आके अपना दाल चावल रोटी जब खाते हैं ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है शायद और कोई फूड दे नहीं सकता है। बिल्कुल सर। सर, तो हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बीइंग यू आर अ वेरी बेस्ट एंटरप्रेन्योर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये रेस्टोरेंट की चेन खोल रहे हैं, तो इसमें खासा आपका जो बनाने की जो तरीका होता है वो आप अपने ट्रेन कराते हैं? हाँ, वो SOPs सारी बनी है, उतना ही जाएगा उतना ही पड़ेगा, ऐसे सारी SOPs बनी है। और सारे जितने नए ब्रांच में शेफ्स आते हैं वो सब यहाँ पे ट्रेंड होते हैं पहले से। हाँ, ट्रेंड होके उनको बाकायदा 2-3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलेगा। और फिर ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा नया दुकान खुलता है। तो ओवरऑल ऐसे आपके कितने एम्प्लॉयज होंगे? एम्प्लॉयज तो अभी देखो, हाँ, 8 और 4 12 36 3-3.5 लोग काम करते हैं। गॉड। सर, इन सब चीज़ों में, इन सब बच्चों में, मतलब इन सब एम्प्लॉयज में कौन है जो ऐसे होटल मैनेजमेंट करके आया है, या विदाउट होटल मैनेजमेंट भी आप कैसे एंट्री दिलाते हैं? 80-70% तो अनपढ़ बच्चे ही होते सब, जो परंपरा से चलते आ रहे, मेरे जैसे जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बाकी फिर पढ़ लिख के आते हैं, उनको मेरे हिसाब से मैं मोल्ड कर लेता हूँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस चीज़ होती है वो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, मैं हमेशा MBA के बच्चों को कहता हूँ कि भैया MBA आप कर रहे हैं कॉलेज में, बट आप कभी हाँ, बट चौक में खड़े रह के वो स्केल पट्टी बेचता है बच्चा, फूल बेचता है, ट्यूबलाइट बेचता है, कितने देर में कितने लोगों को संभालता है वो, और अपनी चीज़ बेचता है। इतना समय, छोटा सा समय होता उसके पास, 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं रहता। तो वो जो चीज सीखता है वो आपको सीखने वो के सीखना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो मोस्टली 80% ऐसे होते हैं जो उस टेक्निकल या उस एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, और जिनको मेरे ख्याल से, फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको तैयार करने में बहुत समय लगता है या बहुत मेहनत लगती है, या वो इजीली? नहीं, इजी तो कोई चीज़ होती नहीं, मेहनत लगती है। लाइफ में कोई चीज़ इजी नहीं, मेहनत लगती है। और मैं देखता हूँ, मैं जब कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो एक आधी कोई रेसिपी मैं जब सिखाता हूँ, तो सारे जो बच्चे हैं, जैसे 30 बच्चे काम कर रहे हैं, सब वो प्रैक्टिस करते हैं रेसिपी, रोज वो बनाते हैं उस दिन। तो सारी रेसिपीज इकट्ठा करके मैं फिर अनाथ आश्रम में दे देता हूँ, उनकी मजा हो जाती, बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती। और आप उसको सभी को टेस्ट करते हैं कि कैसा हुआ, कैसा नहीं, है ना, उसको कैसा पकाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उनको बताते रहते हैं साथ में। और जैसे आपने बोला कि सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी भी भविष्य के ऊपर ध्यान मत दो, अपना भविष्य अपने हाथ में है, और बस करते जाओ। आमची आईने भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ, कभी भावना बाजू में रखो। क्या बात है, कर्तव्य महत्वाचं असतं। और जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते करते ठीक है, कभी कोई दुकान चलती, कोई नहीं चलती, पर ये मत समझो कि हमने उस दुकान से या बिजनेस से शादी कर ली है, और शादी हम जहाँ तक कोशिश करते न टूटे, वैसे ही कोई लोग दुकान न बंद होए। अरे पर वो तेरे को रोज के रोज नुकसान दे रही है, वन फाइन डे देख के बंद कर डालो। शादी नहीं की हमने उससे, शादी जरूर टिकाओ, पर जो दुकान नुकसान दे रही है उसको ज़्यादा देर पालो मत, नया दूसरा कुछ रास्ता ढूंढो। क्या बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और हमेशा लाइफ में बीवी अच्छी मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो, पर वो हमें साथ देने वाली हो, हमारे विचारों से सहमत हो। दूसरी बात, हमारे लाइफ में CA अच्छा मिलना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, तो आप कमाओगे जितना, तो उसको बचा के रखने की, मैनेज करने की, फंड्स मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। कमा तो लेते बहुत, पर पैसे कैसे पता पलता नाही, कहाँ उड जाते। बिल्कुल बिल्कुल। म्हणजे पळवाटा खूप असतात, वाटा खूप असतात अगदी पैशाला। हाँ, त्यामुळे एक CA आणि बायको दोन छान पाहिजे आयुष्यात। आणि तिसरी गोष्ट मी सांगेन सगळ्यांना की स्वप्न बघा, जेवढे होईल तेवढे स्वप्न बघा, जितने हो सके सपने देखो। ख्वाब देखने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, GST नहीं लगता, तो देखो ना। और ऐसे मत करो कि कोई बैंक से भी बहुत ज़्यादा कि बैंक में पैसे मिल रहे हैं तो ले लो और कुछ भी करो, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक
लोन के भरोसे मत अपना मत हे करो, काम धंदा करो. आपलं पांघरून पाहून हात पाय पसरायचे हा, तेवढ्यावर ठेवा. मराठीतली म्हण आहे नाही, बरोबर. अंथरून पाहून म्हणजे हो, कुछ लोगों को बहुत आदत होती कि पैसे मिल रहे ना बैंक से, तो ज्यादा ही कुछ ले लेंगे, उठा लेंगे, अरे चलो ये काम में आ जाएगा ऐसे करके. पर उधारी तो उधारी होती है. पुराने लोग कह गए हैं कि उधारी कभी चुकती नहीं होती. सही बात है. वो जो ब्याज बढ़ता है ना, तब वो पता चलता है कि उधारी तो कभी चुकता नहीं होती, वो बढ़ते ही जाता है. बढ़ते ही जाता है. तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा मैसेज दिया है, क्योंकि आजकल काफी सारे देख रहे हैं हम लोग सर, नौकरियां काफी कम हो गई है और कॉम्पिटिशन्स बढ़ गई है, बहुत ज्यादा तादाद लोगों की बढ़ गई है. तो उसके कारण लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, भले ही उनका बैकग्राउंड नहीं है या फिर उनको समझ नहीं है, तो भी वो आ रहे हैं. तो जैसे आपने बोला कि लोन लेके ज्यादा लोन के भरोसे बिजनेस मत खड़ा करो, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं. तो सर अभी जो यंग जनरेशन है जो स्पेशली इस इंडस्ट्री में उतरना चाहती है, तो उसमें आप क्या उनको थोड़ा सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे आपने एक टॉपिक दिया, एक टिप दिया कि लोन लेके आप बहुत ज्यादा कुछ करो मत बिजनेस, तो सर क्या करना चाहिए फिर? अगर लोन लेके नहीं करना चाहिए तो कैसा? नहीं, वो तो है, माने जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से शुरू करो और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और उसी से कमाओ, उसी में डालो, घर मत ले जाओ उसको, ये मैं कहूँगा. हाँ, और बिल्कुल लोन लेना ही नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं हूँ मैं. हाँ, क्योंकि अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखो, आगे चल के बड़ा तो सभी को बनना है. पहले रेस्टोरेंट है, फिर थोड़ा सा होटल टाइप, फिर 5 सितारा होटल है, सभी की इच्छा होती है. फिर उस समय हमको लोन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पेपर्स अच्छे होने चाहिए हमारे. हाँ, तो उसमें आप कंफर्टेबल रहो और आगे बढ़ो और पीछा मत छोड़ो किसी चीज़ का. माने किया, थोड़ा देखा, 2 दिन रहा, देखा, छोड़ दिया, ऐसे नहीं, रटते रहो. ये सब फेसबुक यूट्यूब जैसा है. फेसबुक में जितनी आप पोस्ट डालोगे उतने फेमस हो जाता है. बराबर है जी, बिल्कुल बिल्कुल. रील जितनी डालोगे उतने फेमस होते हैं. बस वही है काम. तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, और हमने ये भी सुना है कि फूड में बहुत ज्यादा फायदा, मुनाफा भी बहुत ज्यादा है. तो जो भी अभी फूड क्वालिटीज आती है, तो उसमें आपका क्या रोल होता है? मतलब आप क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज करते हैं या एग्जैक्टली क्वालिटी के लिए आप क्या करते हैं सर? देखिए, जो जैसा फूड है उसको वैसे बनाइए, शॉर्टकट्स में मत जाइए. फिर से इसमें फूड में भी है, शॉर्टकट्स में मत जाओ कि कोई सॉस एक आता है अपने 300 रुपये किलो वाला आता है, एक 150 रुपये वाला आता है, 100 रुपये वाला भी मिलता है. तो 100-150 में मत जाओ. सॉस आता है 300 का लो, उस क्वालिटी का लो, प्रॉपर लोगों को खाना खिलाओ. हमेशा मैं कहता हूँ कि तुअर की दाल या प्याज का भी उदाहरण देता हूँ मैं कि प्याज 100 रुपये किलो हो जाते तो लोगों के रेस्टोरेंट में आप देखोगे प्याज बंद हो जाती. हाँ, प्याज देते नहीं. तो 500 लोगों के पीछे खूब हो गया 30-40 किलो प्याज लगता है. ठीक है, जो कि नॉर्मल वे में 30-40 रुपये किलो होता है, वो डबल होता है. अभी सीजन नहीं है तो 5,000 रुपये का बजट है. 500 लोगों के पीछे आपको कमाई जो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं हम, 2 लाख रुपए इनकम आपको आने वाली है. हाँ, उसमें से खर्चा है, पर 2 लाख और 5,000 कितना डिफरेंस है? क्यों सोचते हो इतना? हाँ, नहीं सोचो मत नहीं इतना. प्याज के लिए तुअर की दाल 100 रुपये किलो है या 150 रुपये किलो है मेरे ख्याल से, तो उसका फिर टुकड़ा जो है वो 80 रुपये 90 रुपये किलो आता है, 100 रुपये किलो. तो 30-40 रुपये बचाने के चक्कर में मैं बोलता हूँ कि आप 3 किलो दाल लगती है आपको दिन भर में, 300 लोग यदि खाना खाते हैं तो 3 किलो दाल में बचे आपके कितने? 90 रुपये, 100 रुपया. एक महीने बचा 3,000 रुपया. तो 3,000 के लिए काहे मजाक करते हैं? दो ना अच्छा खाना लोगों को. ये शॉर्टकट्स डालिए, अच्छा हेल्दी खाना दीजिए लोगों को, सस्ती चीज़ें के पीछे मत जाओ. हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सारी अच्छी चीज़ें महंगी नहीं होती और सारी महंगी चीज़ें अच्छी नहीं होती. क्या बात है, ये दोनों ध्यान में रखो. आफ्टर ऑल आपका जो जायका है वो इम्पोर्टेंट रहेगा. लोगों को मतलब आपको पब्लिसिटी देने में बोलो तो वही काम में आएगा, कोई और चीज काम में नहीं आएगी. वो लोग थोड़ी सोचेंगे कि आप प्याज महंगा है करके आप वो सारी चीजें कर रहे हैं. तो आपका यही कहना है इन शॉर्ट कि आप अच्छी क्वालिटेटिव चीजें दो, है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत. नया निकालो. उसने वो स्टॉल लगाने मैं भी यही लगाऊंगा, वो भी लगाएगा, ऐसे मत करो. हाँ,
देखा देखी मत करो, नया कुछ निकालो नया। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सब कुछ है, कुछ नया निकालो। जिस एरिया में आप दुकान खोल रहे हो उसके अगल बगल में कौन से लोग रहते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, वो देख के निकालो। नहीं तो एक करांड नाम का एक गांव है, तो वहाँ किसी ने मेरे को आउट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए, नहीं मेरे को वर्ल्ड क्यूजिन रखना है। अरे तू वर्ल्ड क्यूजिन रखना है तेरे को, तेरी सोच है, बट तेरे गांव को मालूम है क्या वर्ल्ड क्यूजिन क्या होता है? वर्ल्ड क्यूजिन है फिर उस हिसाब से 5 किचन अलग अलग तैयार रखना चाहिए, 5 किचन के 2-2 3-3 आदमी रखना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी यदि गांव के लोग आके झुंडका भाकर मांगेंगे तो क्या मतलब फिर ये चीज़ वो सर्वे तो करना ही चाहिए कि यहाँ पे क्या डिमांड है। वो सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको एक बिजनेस में आगे लेके जाते हैं या पीछे लेके आती है, उसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है सर। और हमने देखा है कि अभी बहुत सारे अलग अलग पकवान बन रहे हैं, है ना। अलग अलग कुजिन्स तो है, वो तो पहले से ही है, बट अलग अलग पकवान बन रहे हैं। मतलब एक ही चीज है, उसको अलग 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 तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट भी करना और बनाना भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी चीज़ है, और बिकॉज ऑफ टेलीविजन, यूट्यूब, फेसबुक, इसके कारण ये चीज़ें और बढ़ रही है। इंस्टाग्राम, हाँ। और अच्छा करना चाहिए, बट उसमें गलत रेसिपीज़ मत दो, जो ऑथेंटिक है वो रेसिपीज़ दो। रेसिपीज़ बनाते समय हमेशा कहूँगा कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके आप रेसिपी बनाओ। अच्छा। नहीं तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और इतना सारा प्रोडक्ट वो रोज़ थोड़ी बनाएंगे हम। तो इतनी बड़ी वो सॉस की हम कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके बोतल लाते हैं, इतना सा सॉस यूज करते, बाकी बोतल पड़े रहती फिर, या स्पाइसेस पड़े रहते, साल भर इस्तेमाल नहीं होते। सर घर में भी ऐसा ही होता है ना। वो टाली है, बहुत शौक से हम कुछ तो भी बनाने के लिए कुछ लेके आते हैं, और वो पड़ा रहता है, फिर एक्सपायरी डेट हो जाती है, फिर फेंकने में जाता है। ऐसे मत ये तो घर की बात होगी, पर आप तो ये रेस्टोरेंट की बातें बता रहे हैं कि ये सब चीजें होती रहती है। सर ये जो अलग अलग टाइप की जो सॉस वगैरह आते रहते हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए हम क्या करें? क्योंकि ये थोड़ा समझ के बाहर भी है कॉमन लोग। हाँ, बट ना क्या है, एक तो आप अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी का लो तो उसमें ये चीज़ होती नहीं, और बिना ब्रांड का सस्ता वाला लो तो पता चलता है कि कद्दू का सॉस बनाइए, इसमें टमाटर नहीं जरा, इसमें कद्दू है जरा। हाँ, या आजकल आप देखते होंगे कि मेयोनीज सॉस ठेले पे जो देते हैं, मेयोनीज अंदर मेयोनीज, चीज़ ऊपर से चीज़, नीचे से चीज़, इतना डालते हैं। और 100 रुपये किलो कैसे दे सकता है मेयोनीज सॉस? इतना सस्ता है ही नहीं मेयोनीज। तो ये चीज़ अपने ध्यान में ही आती है, आ जाती है। सही बात। 2 रुपये की चीज़ कौन सी, 1 रुपये की कौन सी, फर्क तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा सजेस्ट करते हैं बच्चों को जो ये फील्ड में आना चाहते हैं कि आप टेक्निकली या किताबों से ये चीजें सीखो, बराबर, और एक्सपीरियंस लो कहीं पहले। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। नौकरी करो। अब भी आप बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि वो चीज बहुत जरूरी है, बराबर, है ना। किसी की नौकरी, भले आपका पिताजी हल्दीराम होगा, बट फिर भी आप हल्दीराम में नहीं तो दूसरी जगह काम करो, फिर हल्दीराम में काम करो। सर इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो जैसे एग मार्क्स वगैरह है, तो काफी सारी इसमें आपको लाइसेंस और वो सारी चीजें लेने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है, और लेना ही चाहिए, करना चाहिए। और लाइसेंस इसलिए जरूरी है कि हमें एक शिस्तबद्धता होती है कि ये सारी पूर्तता कंप्लीट करें और फिर खाना बनाए। तो फिर कुछ कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ये सारी चीज़ें, लाइसेंसिंग वगैरह सब एक काम में आते हैं। सर आप इतने सारे डिशेस आपने अभी तक के बनाए हैं, सबसे बेस्ट डिश जो आपको बनाने में भी मजा आया, सीखने में भी मजा आया और खिलाने में भी मजा आया, ऐसी कौन सा लगता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, इतनी सारी रेसिपीज है कि किसके बारे में कहूँ, सभी रेसिपीज ने बड़ा बनाया मेरे को। फिर भी मुझे जो पसंद है, मेरे को दाल फ्राई बनाने में बड़ा मजा आता है। क्या बात है, लाइफ। यस। बहुत मजा आता है। क्या बात है। वैसे ही आपने जैसे बोला कि मैंने लंदन में बेसिक खाना रखा है, तो वो दाल पे आ गए सर हम लोग। दाल चावल रोटी और सब बात झूठी। क्या बात है। तो सर इतना बड़ा शेफ जब इतना बड़ा अच्छा सेंटेंस बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसकी सत्यता होगी। हाँ, और सत्यता परखने के लिए आप आइए हमारे यहाँ, खाना खाइए। अरे क्या बात है। विष्णु जी की रसोई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है सर, और आपके नाम के साथ साथ सर उन्होंने जो बरकरार रखा है अपनी चीजें,
अपने रेसिपी को लेके और अपने ऑथेंटिसिटी को लेके, उससे वो बड़ा होते गया है। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने वो सिटी में वो चीज डेवलप की है। सर वैसे तो ये जो बातें है फूड की तो खत्म नहीं होगी, पर हम और भी आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जो हमको पता चला है, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। लाइक आप फिल्मों में भी आ चुके हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। सर ये कैसे, क्या मतलब? ये तो था ही, मैं पहले से बता, मेरे को एक्टर बनना मेरा शौक था। तो अभी ठीक है, माने वो नहीं हुआ, बट फिर भी चूल जो है आग वो तो जाएगी नहीं गई, तो वो बीच बीच में पड़ी है। तो इसलिए बीच बीच जैसा समय मिला था 1-2 फिल्में प्रोड्यूस किया। एक एनिमेशन फिल्म है, बाकी 2 मराठी फिल्में हैं। एनिमेशन फिल्म आपने प्रोड्यूस की? हाँ, बारूद वंडर किड अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और 2001 साल में मैंने एक फिल्म किया था, हिंदी और अंग्रेजी फिल्म थी, उसका नाम, उसमें मैंने यूनक किया था, होली बास्टर्ड नाम था फिल्म का। होली बास्टर्ड? हाँ, पवित्र देवदासी पुत्र, उसमें मैंने हिजड़ा किया था। अच्छा। तो वो फिल्म यदि उस समय आती थी, तो मधु काम्बिकर जी हैं, उन्होंने बोला था कि वो फिल्म यदि उसी समय प्रॉपर वे में रिलीज होती थी तो तेरी लाइन बदल जाती थी। इतना जबरदस्त रोल था उसमें। अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देखोगे उसमें कि क्या रोल था मेरा वो। मेरे को फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट था। और मैं काम 17 दिन काम किया, तो मैं बोला यार मेरे को, और शर्म के मारे में साड़ी पहन के जैसे शॉट खत्म हुआ अंदर आके बैठता था। तो बोला यार ये अंदर आके बैठने में मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो देखना है काम कि शैलेंद्र जी शॉट कैसे लगाते हैं, लाइट कैसे आती है। और ये तो कुछ हो नहीं रहा, तो करूँ क्या। 2-3 फिल्मों में तो मैं को प्रोड्यूसर रहा जी। मैंने एक अभी फिल्म पूरी प्रोड्यूस की, उसका नाम है वंस मोर नाम की फिल्म है। उसके बाद में बारूद वंडर किड, ये जो एनिमेटेड फिल्म है वो प्रोड्यूस किया। अभी एक बल्लवा नाम की नई फिल्म है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सर मतलब एक एक फील्ड जैसे आप पकड़ रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी मल्टी टैलेंट तो आपका दिख ही रहा है। और क्या क्या आपके आगे, क्या क्या मतलब सपने हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं ओवरऑल? नहीं, अभी तो सपने बहुत हैं, और जो सामने आया वो करना है, बढ़िया करना है, इतना ही मैंने तय किया। आप ऐसे बहुत आगे का नहीं सोचते? हाँ। मेरे पास ये आया है, हाँ। मैं पहले इसको खत्म कर दूं, ये ले लूं। बराबर, पर प्लानिंग होता है, प्लानिंग तो चलते रहेगा। बराबर तो, है। मैंने कई पहले करता था कि एक दिन में आज मैंने क्या करना है, पहले प्लानिंग था कि आज माँ दिवस भर क्या करायचं है। फिर होते गया कि कल के दिन में क्या करना है, फिर एक हफ्ते में हमको क्या क्या करना है, महीने में क्या करना है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे आदमी बढ़ते बिजी होता है, तो साल भर में मैंने क्या क्या करना है उसका एक शेड्यूलिंग होता है। अगले 5 साल में क्या करना है, और कई सारी चीजें ऐसे कि अगले जन्म के लिए छोड़ दिया मैंने। क्या बात है कि इतना सब होने के बाद भी कहाँ से आपको वो एनर्जी आ रही है कि वो चीजें, आप कुछ तो टिप्स दीजिए। नहीं, एनर्जी तो खुद के खुद जनरेट होती है। मैं सारा कहता हूँ कि दिमाग का खेल होता है। नहीं, ऐसा कुछ चीज है जो आपको ये चीजों के लिए एंथुजियाज्म लाता है? हाँ, नहीं कि मैंने ठानना है कि मेरे को वो करना है चीज, बस। अब जैसे सिंपल एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि उस दिन 5:30 बजे की फ्लाइट थी। 4:30 बजे मैंने 3:30 बजे जाना था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ पूना में, तो जाने के लिए 20-25 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट, और आपको पता है 25 मिनट पहले गेट बंद हो जाते हैं। मेरे पास 1 ही घंटा था आने जाने के लिए भी। पूरा माने 4:30 बजे खट से उठ गया मैं, जो कि 3:30 बजे का अलार्म बज के खत्म हो गया था। हाँ, मुझे नींद खुली नहीं मेरी। तो मैंने देखा, मैंने वो बेचारा जिस टैक्सी बुलाई थी वो भी पेल बजा बजा करके थक गया। मैंने एक ट्राई करके देखा, वो वहीं सोया था वो। पहले मेरे को लगा ही कि आप उठे नहीं होंगे, फिर इसलिए मैं यहीं सोया। तुरंत जैसे थे वैसे मैंने बैठ गया। एक विचार मन में आया कि अभी तो 4:30 हो रहे हैं, 5:30 की फ्लाइट है, पहुंचेंगे कि नहीं। बोला रहने देते क्या? तो बोले कोशिश करेंगे। टैक्सी ड्राइवर बोले मैं 20 मिनट तक पहुंचाऊंगा। बोले 20 मिनट में आपको, फिर भी 40 मिनट में है बोले आपके पास। तो बोला चलो, उसने हिम्मत दी, आगे निकल गया। एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में मेरा स्क्रीनिंग हो रहा था, और देख रहा था मैं सामने कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरा अनाउंसमेंट लास्ट हो गया कि दरवाजे क्लोज, और मैं उतने में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब तक मेरा दिमाग ऐसे चला, सीआरपीएफ में मेरे कुछ पहचान वाले नागपुर के लोग हैं, वो सीआरपीएफ का बंदा ताला मार के निकल रहा था,
मैंने यहाँ नागपुर फ़ोन किया, वो तुरंत बंदा जगह था, उसकी ड्यूटी थी, बोला ICICI वाला रुको, बोले मैं देखता हूँ, उसने तुरंत वहाँ फ़ोन किया। अब मैं CRPF वालों को पकड़ा, वहाँ से गेट पे गया, गेट पे बोला खोल नहीं, बोले गेट बंद हो गए, और ये CRPF वाला भी चले गए। तो बोला मैं साथ में लाया हूँ CRPF वाला, और फिर उसने अंदर बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसे लोग हैं। गेट खोला और फ्लाइट माने बंद हुआ, दरवाजा फिर से खोला। हाँ, ये तो होता ही बंदी नहीं। बोल रही थी कि वो बंदा साथ में CRPF लेके आया। तो फिर वो कहीं तो नाम भी काम में आया। तो अंदर के लोग बोल रहे थे अरे गेट बंद हो गए थे, कैसे खुले। तो इसलिए कभी भी गिव अप करना तो आसान है, गिव अप मत करो। हाँ, आपको आसान मैं था उसी कि समय 4:30 बजे ही गिव अप कर रहा था मैं, पर वो हिम्मत किसने दी? छोटे से टैक्सी ड्राइवर ने। चलो लेके तो चल रहा हूँ, बोले क्या होगा, आना जाना होगा, बोले मेरे को 500 मिलेंगे, बोले। जो भी है, पर उसकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि चलो, एक वो उसने वो दिखाया कि अब हो सकता है, बराबर है ना, और वो हो गया सर। हो गया। अब पहली बार मैंने सुना है कि बंद किया हुआ गेट खुला है। खुल गया। नहीं, मिनिस्टर लोगों के लिए अगर होता होगा, पर ये हमारे लिए हुआ। ये प्रेम ही है केवल। CRPF वाले जो है, उन्होंने कोई घर में थोड़ी आते हैं, रसोई में आते हैं, प्रेम प्यार बताता हूँ, बैठो खाना खाओ, प्रेम से बात करता हूँ, और वही लोग नंबर देते हैं, भैया कभी कुछ अड़चन सर पड़े। फिर से वो बात मुझे याद आ गई है कि दिल का रस्सा जो है वो पेट से जाता है। वो काम में आ गया है। बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल आपकी जो जर्नी है वो इतनी ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस तो आप मान ही नहीं रहे। आप चैलेंजेस से पार हो गए सर। आपका जो सोच है वो एक चैलेंजेस से पार हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, ऐसे यूं ऐसे, और विष्णु मनोहर जी ऐसे 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 बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। और हमारा एक स्वाभिमान, नागपुर का शहर का स्वाभिमान जो है वो आपके स्वरूप में हमको दिख रहा है। और आपके जो टिप्स है, जो चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम की रहेगी, ऐसे हम जानते हैं। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपने बुलाया, इतनी सारी बातें मेरे से निकाली, और फिर आगे और कहीं भी मिलेंगे हम। बिल्कुल मिलेंगे सर, और आपके साथ और एपिसोड करेंगे। आपके भी जो विश्व विक्रम है उसके बाद और भी काफी सारे एपिसोड करेंगे। बराबर। तो सर आपने इतना समय दिया अपना, और आपका जो ये समय है कि कीमती समय है जो हमारे लिए आपने निकाला, और इतने समय से आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए हमारा अहोभाग्य है। थैंक यू सो मच।